नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग पर सिर्फ टंबल जारी है। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस में दरार पड़ चुकी है। यहां जेएमएम और सीपीआई एमएल के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। तो कैसे झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में इंडिया अलायंस में मची है मारधाड़, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र में अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो यहाँ खुद के नेता ही जो हैं वो बीजेपी की बजाय खुद के लिए चुनौती बन रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो महाविकास अघाड़ी है, दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग। प्रचार हो जाना चाहिए शुरू, स्ट्रेटजी बन जाना चाहिए था। इवन एक दो बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो जानी थी। क्यों? क्योंकि आप चैलेंजर हो, आपको इस सरकार को हटाना है, तो आपकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। और आप जो सत्ताधीन पार्टियां हैं उससे आपको आगे होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो? मुंबई में मैंने किसी से बात की कि भाई ये 33 सीट का क्या माजरा है, ये कब तक सॉल्व होगा? उन्होंने कहा अब तो दिवाली के बाद, एग्जैक्टली दिवाली के बाद, एंड मार्क माय वर्ड, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 4 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन का, और उस दिन तक ये सब लोग आखिर में करेंगे कि कुछ जगह पे फ्रेंडली लड़ेंगे, कुछ जगह पे ये। ऑलरेडी भाई आप किस तरह की मीटिंग कर रहे हो कि सीट आपको अलाउड नहीं हुआ, फिर भी उम्मीदवार आपने जो एबी फॉर्म रिलीज कर दिया उसके ऊपर। अभी जब हम लोग शूट कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हाई पावर्ड कमेटी, जिसको कह सकते हैं इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है। राहुल गांधी भी आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी, अरे भाई पहुंच के क्या करेंगे? क्या हो रहा है? 85 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और बाकी 30 की सीटों के ऊपर मार धाड़ चलेगा। आपके कार्यकर्ता आपके लिए काम करेंगे, आपके नेता आपके लिए काम करेंगे। और कोई बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी चीखती चिल्लाती रह गई मीटिंग में, और वहां पे शिवसेना वाले जो है अपना लेके निकल गए। शिवसेना की स्ट्रेटजी ज़्यादा क्लियर है कांग्रेस पार्टी से। तो ये जो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इट इज़ टू लेट। आप जब तक उम्मीदवार खड़े करोगे तो कहीं कहीं विद्रोही खड़े होंगे, बहुत सारे बगावत होंगे, उसको आप कब कैसे सुलझाओगे? अभी तो आपकी मीटिंग होनी चाहिए थी कोऑर्डिनेशन की, कि भाई साहब कब कब कहाँ कहाँ किसकी किसकी रैली होगी, तब तो बात समझ में आती। मुझे लग रहा है कि इट इज़ ए नॉन स्टार्टर। हरियाणा से भी बदतर हार की तरफ कांग्रेस पार्टी और ये महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की रणनीति महाराष्ट्र में भी फेल हो रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उद्धव गुट में बगावत शुरू हो चुकी है। कई सीटों को लेकर यहां पर उम्मीदवार आमने सामने पार्टी के। देखिए, बगावत तो होनी थी। उद्धव ठाकरे सबसे मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको कई फ्रंट पर लड़ना है। एक, अपने सम्मान को बचाना है, जिसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को धोखा दिया। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए हिंदुत्व की पार्टी से सेकुलर पार्टी बन गए। जो कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी से भी हार्डकोर हिंदुत्व शिवसेना की है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने धोखा दे दिया। सो कॉल्ड सेकुलर ग्रुप में शामिल हो गए और फिर राजनीति वही करने लगे कि जैसे मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस बोलती है, वैसे ही उद्धव ठाकरे बोलने लगे। अब उस फ्रंट पर भी इनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इन लोगों को सीटें ज़्यादा मिली, 30 सीट एमवीए ने लिया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां जो बातचीत चलने लगी, उससे और ज़्यादा एग्रेशन आ चुका है। महाराष्ट्र के लोग उसका बदला लेना चाहते हैं। ये बदला इस विधानसभा चुनाव में होगा। तो उद्धव ठाकरे की पहली बड़ी समस्या यही है कि अपने लोगों को कैसे समझाएं। दूसरी बात यह है कि जिस बात के लिए उन्होंने पार्टी
यानी कि अपने पुराने गठबंधन से बगावत किया, भाजपा को छोड़ा, वो यहां तो फुलफिल हो ही नहीं रहा। न इनको सीएम का चेहरा बनाया जा रहा है, न ही इनको ज्यादा सीटें दी जा रही है। पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए इन्होंने 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दिया था और 125 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारा था, क्योंकि एक सीट ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार उतारी थी और इन्होंने भी उम्मीदवार उतारा था एक एक सीट पर। यानी अब आप अगर 85, 95 किसी उस बीच में आंकड़ों में उलझ गए तो आपको कम से कम तो 25 से 30 सीटें ऐसी है जहां पहले से ही उम्मीदवार नजर गड़ा के बैठे हुए हैं आपकी पार्टी के, और आप वो सीट कांग्रेस या एनसीपी को दे रहे हो। मुंबई में दिक्कतें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। मुंबई कोंकण का बेल्ट इनका सबसे स्ट्रांग होल्ड वाला था, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए पूरे कोंकण के 75 सीटों में से तो 29 विधायक पिछली बार शिवसेना को यहीं से मिला था। 56 में से 29 विधायक, लगभग 50% के आसपास, और उसमें से 20 विधायक इनके उस क्षेत्र के चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। वहां तो इनको लीडरशिप का क्राइसिस है कि हर क्षेत्र में कौन सा नेता है जो सामने आएगा जिसके पास संगठन की ताकत है, तो वहां तो लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है। और इस बीच अगर उन क्षेत्रों में भी जहां एनसीपी का कोई आधार नहीं, कांग्रेस 3-4 सीटें जीत पाती थी, इन दोनों ने भी जब इतनी बड़ी दावेदारी कर दी है तो उसके बाद इनके नेता तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अभी कई और उद्धव ठाकरे के नेता हैं जो पार्टी छोड़ने वाले हैं इस बात के लिए कि हमें चुनाव से मतलब नहीं है, कम से कम उस विचारधारा के साथ रहेंगे तो यहां के लोग हमें गालियां तो नहीं देंगे कि तुमने कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार किया अपने क्षेत्र में, हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के खिलाफ वोट करो। तो ये बगावत अभी बड़ी होने वाली है। मतलब इस्तीफों का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन झारखंड से भी खबरें जो हैं इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं आ रही है। वहां पे भी गठबंधन के अंदर ही जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। देखिए वो होगा ही। आप देखिए मुंबई की बात मैं जरा सा इसमें एक ऐड कर दूं, जो आज एक नई खबर आई। आपने 85-85 कर दिया, जब आपने पहले से ही 85-85 कर दिया और डिस्कशन चल रहा है 33-33-33 के ऊपर, हाँ, तो आपने क्या इशारा किया, किसको? आपने इनविटेशन भेज दिया, तार भेज दिया, है ना, अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव पहुंच गए वहां शरद पवार के पास कि सर अभी तो 33 बाकी है, 85-85 आपका फॉर्मूला तो हो ही गया, हमको 5 दो। अभी शेतकारी वाले से बातचीत अभी कंप्लीट हुई नहीं है, हालांकि उन्होंने एक लिस्ट निकाल दिया है। तो आप खुद अपने इन डिसीजन की वजह से आप अपने ही खेमे के अंदर लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो इस तरह का डिमांड करें। भाई अखिलेश यादव को आपको देना था, आप मतलब क्या हुआ? ये वहां पे अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस नाम का कोई जंतु नहीं है। अगर आपने 85-85, 5-4 इस तरीके से किया होता, वहां वामपंथी भी लड़ेंगे, वहां समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी। बंटवारा अभी 3 में है, बाकी 33 में। तो आपने क्या किया? वामपंथियों को भी इशारा कर दिया, आपने समाजवादियों को भी इशारा कर दिया कि आओ भाई अभी 33 है, हम लोग बड़ा दिल है हमारा, 85-85 पे लड़ेंगे। तो ये कहानी है और इसी वजह से आपको बैकफायर कर रहा है। कहाँ आपका बैकफायर हो रहा है? झारखंड के अंदर, क्योंकि आप यहां पे झुक रहे हो, आप यहां पे झुक गए ना। कहां कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम तो 127 सीट, मेरा पूरा डाटा कह रहा है 127 सीट, आप 85 पे जाकर के कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जा रहे हो। तो ये संदेशा आपने भेज दिया लालू यादव को। तो लालू यादव भी तो सोच रहे होंगे, अरे ये अखिलेश जो है वहां जाकर के दबाव बना दे रहा है, उद्धव ठाकरे दबाव बना दे रहा है, नया नया अभी गठबंधन में आया है और अब उसकी मनमर्जी चल जा रही है, हमारी नहीं चलेगी। तो वो लोग भी जाएंगे, उनको वीक लिंक मालूम चल गया है। तो वामपंथी उस CPI-ML वाले भी आ गए, बड़े बचा करके रखते हैं CPI-ML वाले को ये लोग। नक्सली पार्टी है ये, नक्सलवाड़ी लाल सलाम वो पार्टी है। राहुल गांधी किन किन लोगों के साथ हाथ मिलाकर के इंडी गठबंधन बनाए हैं, ये ध्यान रखिए। आउटराइट एंटी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है ये सब। कहीं मुस्लिम लीग को घुसा लो, कहीं नक्सलियों को घुसा लो,
कहीं जो है आतंकवादियों को घुसा लो, कहीं पीएफआई एसडीपीआई को घुसा लो। ये तमाशा ये जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जगह चूंकि आपने पैर चादर के बाहर फैला दी है तो सारे लोग जो है वो चूटी काटने के लिए आ रहे हैं। तो अब झारखंड के अंदर भी वे तो वापस चले आए थे, तेजस्वी यादव तो वापस चले आए थे कि 5 हम लड़ लेंगे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, हमको अब 7 चाहिए। अगेन आज पटना में उन्होंने कहा कि भाई हमको 7 चाहिए, ये आपका हेडेक है, आप कैसे करो। और सीपीआई एमएल वाले भी आ गए, उन्होंने तो उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको सीपीआई वामपंथियों को क्या है, उनको चाहिए कि कैसे हम हाईलाइट हों। कैसे हाईलाइट होंगे? तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टरियल उम्मीदवार, जिसको हालांकि घोषित नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी सबसे बड़े लीडर हैं, वो टर्न अराउंड जो बीजेपी का हुआ है, जो बीजेपी के फेवर में माहौल बना है, उसमें बहुत बड़ा रोल बाबूलाल मरांडी का बताया जा रहा है। वो राजबैराग में वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके साथ दे देंगे, क्यों? वो मीडिया में हर जगह रहेगा, सीपीआई एमएल सीपीआई एमएल सीपीआई एमएल, अदरवाइज कोई उसको पूछेगा नहीं। तो अब आपने क्या किया? आप महाराष्ट्र की गलती की वजह से आप यहाँ प्रॉब्लम शुरू कर दे रहे हो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी। ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी का मिस्टेक है। आप स्ट्रिक्टली कहो कि भाई हम महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हैं। आप शुरुआत में ही कहते कि जो बीजेपी ने कहा कि बहुत हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम बड़ी पार्टी हैं, मेरा शेयर ये है, आप अपना बताओ अब इसमें आपको कितना चाहिए। तब तो ये निगोशिएशन होता है। और पता नहीं किस लिए राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में। मीटिंग करने से क्या होगा? सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, वो वाला गाना याद आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस का सरेंडर भारी पड़ने वाला है। झारखंड में यहाँ पर जिस तरह की चुनौतियां हैं, बीजेपी बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही है तैयारियों में, जबकि सीट शेयरिंग में ही उलझे हुआ है इंडिया अलायंस। देखिए, तैयारी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की थी, और पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं थी, ये लोग जीत गए थे गलती से। पिछली बार का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिले थे, और 33% वोट के साथ 25 सीटें मिली थी। लेकिन बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार गठबंधन नहीं कर सकी, और इनके कई नेता बाहर भी हो गए थे। जैसे बाबूलाल मरांडी की बात है, वो अपना झारखंड विकास मोर्चा चला रहे थे, उधर आजसू के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, और ये लोग गठबंधन कर चुका था। आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन था। इन तीनों लोगों को मिला के 35% वोट इनको मिले थे, और उसी में जीत हो गई। 46-47 सीटें ले आए। कैसे? ये कांग्रेस को 13% वोट मिले थे, 18% पर ये झामुमो थी, और 2% वोट मिले थे इसको राजद को। लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 33% वोट, यानी ये सब मिला के पॉपुलर वोट लगभग 52-53 लाख लाए थे, और भाजपा अकेले 50 लाख। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, भाजपा की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी किसी तरह से ये पिछली बार जीत पाए थे। अब इस बार की तैयारी क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा बैकअप है। अभी पिछली बार जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए थी, वो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है। चैलेंजेज करप्शन का है, चैलेंजेज इनके आपस के नेताओं के झगड़े का है, और इनके अलायंस में चल रहा झगड़ा वो भी है। तो ये सारी परेशानियां उनकी है, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो थी, उसमें कुछ और नए लोग भी जुड़ गए हैं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो पिछली बार 5% से ज्यादा वोट लाई थी, वो इनके साथ है। चंपई सोरेन की जो एनडीए में जो वापसी एनडीए के साथ जुड़ी है, उससे कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है एनडीए? बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन अभी जो अलायंस हुआ है उसको अगर देखा जाए, बाबूलाल मरांडी की भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अपने 3 विधायकों के साथ मर्ज कर लिया था। फिर आजसू क्या है, आजसू के साथ गठबंधन हो गया है, उसको 8% वोट आए थे। यानी कि अगर अभी के गठबंधन को देखें भारतीय जनता पार्टी के, तो 47% के करीब वोट तो भाजपा के पास आ गए, और उसमें से झामुमो से निकलकर चंपई सोरेन आ गए हैं। वो भी एक बड़े आदिवासी नेता, मतलब सोरेन भी साथ में, मरांडी भी साथ में, मुंडा भी साथ में। ये ट्राइबल एरिया में भी इन लोगों ने काम किया, और उससे बड़ी बात तो ये है कि पहले ही जाकर हेमंत विश्व शर्मा ने पूरी बैटिंग फिट कर दी कि आदिवासी एरिया में आदिवासी है कितने, तुम्हें तो सबको मुसलमान बनाया जा रहा है।
तुम लोग तो कन्वर्ट हो रहे हो। तो वो जो आग लगी है उन लोगों के बीच, वो कह रहा है कि कांग्रेस झामुमो अगर आगे भी रह गई तो आदिवासी हम नहीं रहेंगे, ट्राइबल नहीं रहेंगे, हम सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। ये तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सबसे ज्यादा सीटों से झारखंड में चुनाव जीतेगी, 50-55 से ऊपर इसका रहेगा दायरा। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। उद्धव गुट, शरद पवार और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी है, जहां ये नेता आपस में लड़ते दिख रहे हैं। यही हाल झारखंड में भी जेएमएम से लेकर सीपीआई एमएलए, कांग्रेस, आरजेडी सब एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। इस खास शो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।